हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्लास 11 फिजिक्स, मोशन इन अ प्लेन। इससे पहले हम लोग चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं, चैप्टर 3 कवर कर चुके हैं। यदि आपको इन दोनों चैप्टर में कुछ भी दिक्कत हो, छोटा से छोटा भी, तो एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन रिवीजन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज में आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो ये दोनों चैप्टर का दिया गया है। सो जाइए और उसको देखिए। और अभी हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग स्केलर एंड वेक्टर के कंसेप्ट को समझने वाले हैं। सो सेक्शन 4.1 और सेक्शन 4.2 इस वीडियो में देखा जाएगा। साथ ही साथ मैंने वेक्टर का एक वन शॉट मैं वीडियो बनाया हूं, जिसमें कि वेक्टर के सारे कंसेप्ट्स और नीट के जो पास्ट ईयर के जितने भी प्रॉब्लम आए सबको डिस्कस किया गया है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको भी से जा करके देख सकते हैं, रेफर कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। सो आइए हम लोग पढ़ते हैं मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, 4.1 में आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है और पिछले चैप्टर में आपने डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को, वेलोसिटी के कंसेप्ट को, एक्सेलरेशन के कंसेप्ट को, पोजीशन के कंसेप्ट को, सबको समझा। लेकिन आपने किस में देखा था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में देखा था। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में या तो आप यदि रेफरेंस पॉइंट ले लेते हो कोई, तो उससे आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लोगे और दूसरे डायरेक्शन को आप निगेटिव मान लोगे। सो पॉजिटिव और निगेटिव से आपका काम चल जा रहा था। और यहाँ पर जो मोशन है वो 1 डायमेंशनल की जगह 2 डायमेंशनल होगा। सो 2 डायमेंशन में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, 3 डायमेंशन में मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। So, in order to describe motion of an object in 2 dimensional क्या हो गया? प्लेन में मोशन, प्लेनर मोशन। लाइक ये जो आप देख रहे हो बुक का जो पेज है, ये एक प्लेन है। प्लेन कैसे है? बिकॉज इसमें आपको लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। क्लियर है? सो जिसमें 2 डायमेंशन हो, प्लेन हो, उसके मोशन को, उसमें किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, सपोज करो कि इसमें कोई एक चींटी हो, ठीक है, जो कि ऐसे ऐसे करके चल रहा हो, तो उसके मोशन को आप लोग क्या बोलोगे? प्लेनर मोशन। मोशन ऑफ ए एंट ऑन अ पेज ऑफ पेपर इज कॉल्ड एज प्लेनर मोशन। क्यों? क्योंकि वो एक प्लेन में है, 2 डायमेंशनल में है। और सेकेंडली आपको 3 डायमेंशनल मोशन जो कि स्पेस में होगा, लाइक मोशन ऑफ ए फ्लाई हुआ, मोशन ऑफ ए मॉस्क्यूटो हुआ, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको वेक्टर चाहिए। वेक्टर का उसमें क्या रोल होगा वो सबको हम लोग समझने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग इसमें देखेंगे सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सबको देखने वाले हैं। सो स्केलर्स और वेक्टर है क्या? देखो, आप किसी क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, या तो स्केलर में या फिर वेक्टर में। वेक्टर वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन भी होता है, और स्केलर में केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। सो मैं बोलूँ यदि वेक्टर, तो उसमें 2 चीज़ होगा। एक तो उसमें मैग्नीट्यूड होगा, मीन्स कि उसका अमाउंट क्या है, और सेकेंड होगा वेक्टर, मीन्स कि किस डायरेक्शन में है। सो वेक्टर आपको एसोसिएटेड है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन से। लाइक मैं यदि बोलूं कि ये एक बस है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो आपने क्या इसका डायरेक्शन बताया? नहीं बताया। आपने केवल इसका मैग्नीट्यूड बोला, कि आपने ये बताया कि किस स्पीड से जा रहा है, तो वो है 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन तो ये आप क्या होगा? ये आपको होगा स्केलर। क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन मैं यदि इसी को बोलूँ कि ये बस 10 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, टुवार्ड्स नॉर्थ, तो आप नॉर्थ जब बोल दिए मीन्स कि आपने इसको डायरेक्शन भी दे दिया। तो जैसे डायरेक्शन दोगे, मैं स्पीड की जगह क्या बोलूँगा? इसको वेलोसिटी, वेलोसिटी बोलूँगा, और वेलोसिटी का वैल्यू मैं बोलूँगा 10 किलोमीटर पर आवर। मैग्नीट्यूड सेम ही है, मैग्नीट्यूड अभी भी आपको 10 किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन इसमें एसोसिएटेड हो गया, डायरेक्शन इसमें जुड़ गया, तो आप इसका नाम चेंज कर दोगे स्पीड से वेलोसिटी, मीन्स की एक स्केलर क्वांटिटी से एक वेक्टर क्वांटिटी में। क्लियर है?
बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। सो आप देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, दैट द डिफरेंस इज दैट अ डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विथ अ वेक्टर बट नॉट विथ अ स्केलर। ठीक है, सो स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसको आप उसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, और केवल मैग्नीट्यूड होने के कारण उनको जो ऐड करने का तरीका होता है वो क्या होता है, अलजेब्राइक नोटेशन, अलजेब्राइक मेथड। सो उस पर जो ऑपरेशंस होगा, ऑपरेशंस मतलब क्या क्या चीज़ हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें अलजेब्राइक होगा। लाइक कि आपको यदि 3 मीटर जो लेंथ है उसको यदि 5 मीटर लेंथ से ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा, आपको ये 8 मीटर हो जाएगा। या फिर 5 kg को आप यदि 7 kg में ऐड करोगे तो कितना होगा, 12 kg होगा। लेकिन जैसे कि आप 5 kg, अब ये मत करना कि 5 kg आलू को आप 7 kg ओनियन के साथ ऐड कर देना, सेम क्वांटिटी को ही ऐड करके फिर आप 12 kg बना पाओगे। लेकिन सिंपल आप ऐड कर सकते हो, अलजेब्राइक मेथड से ऐड कर सकते हो, जबकि किसी वेक्टर को ऐड करने का डिफरेंट मेथड होता है। सो वेक्टर को ऐड करने का जो मेथड होता है, वेक्टर एडिशन, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन, ये सब के लिए मेथड हम लोग देखेंगे। वो होता है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। सो ये क्या होता है, और पॉलीगॉन लॉ। सो ये सब क्या लॉ होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे, और इस पर न केवल इसको देखेंगे बल्कि इस पर प्रॉब्लम्स भी जो नीट में आए हैं या जेई में आए उसको देखेंगे। सो स्केलर इज स्पेसिफाइड कंप्लीटली बाय अ सिंगल नंबर अलोंग विथ अ प्रॉपर यूनिट। मीन्स लाइक आपने स्पीड बोला तो क्या होगा, इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर बोल दिए या मीटर पर सेकेंड बोले। यहाँ पर आपने लेंथ बोला तो क्या हुआ, मीटर से आपने दिखा दिया। एग्जाम्पल क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो रूल ऑफ कंबाइनिंग स्केलर आर द रूल ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जो स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड जस्ट एज अ ऑर्डिनरी नंबर। सो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लाइक यहाँ पर ट्रायंगल का यदि लेंथ और ब्रेथ दिया जाए तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए आप सिंपल उसको ऐड कर दोगे। सो लेंथ भी हर साइड का स्केलर हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल के हर साइड का लेंथ स्केलर हो गया, उसका पेरीमीटर भी स्केलर हो गया। लेकिन जो उसका एरिया होगा ना वो एक वेक्टर होगा। अब एरिया कैसे वेक्टर होगा उसको हम लोग आगे समझेंगे। फिर एक अदर एग्जांपल लो, लाइक मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन ए पर्टिकुलर डे। सो टेम्परेचर भी क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। सो इनका यदि डिफरेंस बोलोगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा, और सब्ट्रैक्ट किस तरह से करोगे, ऑर्डिनरी अलजेब्रा के तौर पे करोगे, ठीक है। फिर यूनिफॉर्म सॉलिड क्यूब ऑफ साइड दिया गया 10 सेंटीमीटर, मास दिया गया इतना, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब, और डेंसिटी क्या होगा 2.7। मीन्स कि आप डेंसिटी निकाल लेते हो मास बाय वॉल्यूम से। मास भी स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है, डेंसिटी भी स्केलर है। अब वेक्टर के बारे में देखते हैं। देखो वेक्टर में जैसा मैंने बोला कि दोनों चीज़ होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का एक स्टैंडर्ड मेथड होता है। कुछ मेथड्स होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। तो एक होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, और इसी को दूसरे फॉर्म में जब करते हैं तो बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। सो इसमें जो वेक्टर होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी आप स्पेसिफाई करोगे। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट हो गए, वेलोसिटी हो गए, एक्सेलरेशन हो गए, फोर्स हो गए, मोमेंटम हो गए, एंगुलर मोमेंटम हो गए, बहुत सारे होंगे। अब वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, लाइक मुझे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। सो वेलोसिटी को या तो मैं बोल्ड वी से रिप्रेजेंट करूँगा, लाइक जैसे बुक में दिया गया वो दिया गया है बोल्ड वी। देखो जहाँ जहाँ बुक में बोल्ड दिया जाए आप समझ जाना कि हर जगह वो क्या है, वेक्टर है। और यदि बोल्ड की जगह सिंपल लिखा रहे तो समझ जाना कि क्या है, स्केलर है। सो ऐसे वी लिखा रहे तो आप समझ जाना है कि क्या है, स्पीड है, और ऐसे वी लिखा रहे तो आप समझ जाना कि क्या है, वेलोसिटी है। क्लियर है।
अब क्या है कि बोल्ड और सिंपल में डिस्टिंग्विश करना थोड़ा डिफरेंट होता है। सो हम लोग क्या करते हैं कि वेक्टर को उसके ऊपर एक एरो दे करके भी दिखाते हैं। सो जैसे मैं यदि वेलोसिटी वेक्टर दिखाऊंगा तो v के ऊपर ऐसे एरो दे दूंगा, और ये जो आगे वाला है ना एरो का कहलाता है हेड और ये कहलाता है टेल। सो ऐसे दिया जाए तो वो एक वेक्टर होता है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? सो मैग्नीट्यूड लिखने के लिए आप इसको एक दो लाइन के अंदर में रखोगे जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। सो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? v होगा। लाइक मैं यदि बोलूं कि कोई यदि वेलोसिटी वेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे दिखाऊंगा, और उस वेक्टर का वैल्यू मैं बोलूँगा 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट, कुछ भी हुआ, मीन्स कि आपने डायरेक्शन भी दे दिया, मैग्नीट्यूड भी दे दिया। अब मुझे यदि इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो ऐसे लिखूंगा और बोलूँगा 10 मीटर पर सेकेंड, और अब मैं डायरेक्शन पर कुछ नहीं बोलूँगा। सो ये हो जाएगा आपको स्पीड और ये हो जाएगा आपको वेलोसिटी। समझ गए ना? सो यही है कि बोल्ड फेसेस से जो दिखाए जाते हैं वो सारे वेक्टर्स हैं, और मैग्नीट्यूड के क्रॉसपॉन्डिंग को आप लाइट फेसेस से दिखाते हो। अब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप 2 डायमेंशन में किसी का मोशन दिखाओगे तो कैसे दिखाओगे? देखो सपोज करो कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर था इनिशियली। अब इसका आप पोजीशन कैसे दिखाओगे? सो देखो मैं इसको यहाँ पर लेकर के आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान है। ये आपको एक्स एक्सिस है, ये आपको वाई एक्सिस है, और मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसको आप पॉइंट P से डिनोट किए। ये आपको रेफरेंस पॉइंट है जो ओरिजिन है। सो ओरिजिन से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे उस पॉइंट तक, और एरो रहेगा उस पॉइंट पर, और जो टेल रहेगा वो रहेगा ओरिजिन पर। इसको आप बोलोगे OP, ठीक है। इस वेक्टर को आप क्या बोलोगे? OP वेक्टर। ध्यान दो P जहाँ पर हेड है वो बाद में है, और जहाँ पर टेल है उसके नीचे O है। सो इसका मतलब है ए वेक्टर फ्रॉम O to P। इसका मतलब क्या होगा? ए वेक्टर फ्रॉम O to P। सो OP इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P, ठीक है। P कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? OP, और इसको ऐसे लिखोगे, जो हेड के नीचे P को लिखोगे और टेल के नीचे O को लिखोगे, और इसको एरो से ऐसे दिखाओगे। अब मान लेते हैं कि ये यहाँ से चलते चलते आया, और जब आपने क्या किया, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है P और P डैश के बीच में। सो आ रहा है इस रास्ते से, तो ये आपको पाथ लेंथ, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, पाथ लेंथ क्या हो जाएगा? P डैश। जो रास्ते से आया वही पाथ लेंथ हो गया, और डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए P डैश हो गया सेकेंड पॉइंट। सो P डैश हो गया सेकेंड पॉइंट, तो P डैश का भी पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो ये हो गया P डैश का पोजीशन वेक्टर, और उसको आप लिखना चाहोगे वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखोगे? OP डैश, फिर ऐसे एरो दे दोगे। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि P डैश पे एरो होगा। और फिर आपको दिखाना है डिस्प्लेसमेंट। तो आया था इस रास्ते से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट रूट। तो शॉर्टेस्ट रूट के लिए फिर ऐसे करके दिखाओगे। ध्यान दो, अब आप किससे दिखा रहे हो? डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? P से P डैश पे आया। कहाँ से कहाँ तक आया है? देखो इस फिगर में भी देखो P से P डैश पे आया है, तो ये लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, और जहाँ से आया है वो रहेगा टेल एंड पर P डैश। यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो क्लियरली जो हेड होगा वो P डैश के नीचे P डैश पर होगा, और टेल P पर होगा। सो यही डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकेंड फिगर में दिखाया, देखो P से Q तक आया ऑब्जेक्ट, और अलग अलग रूट से आया, या तो इस रूट से भी आया, या फिर सेकेंड आपको इस रूट से आया, थर्ड आपको इस रूट से आया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक ही होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा P यहाँ से यहाँ तक का वेक्टर लाइन। सो ये दो पोजीशन वेक्टर से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे उसको हम लोग समझते हैं। सो उसको मैं एक दूसरे पेज में अच्छे से समझाता हूँ। देखो ये है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। हालांकि प्लेनर मोशन में आपको जो थर्ड डायमेंशन है
या जेड एक्सिस उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन है। तो कोई पार्टिकल जब यहाँ से P है ये और ये पॉइंट Q है, तो पहला जो पोजीशन था उस पार्टिकल का वो पॉइंट P पे था। पॉइंट P के लिए जब उसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ऐसा होगा कुछ, ठीक है। यहाँ से P तक का एक एरो होगा और उसको डिनोट करोगे OP। OP को सपोज करो कि आपने R बोला एट टाइम T पे, तो यहाँ पर जो टेल है वो O पर है और जो हेड है या टिप है वो पॉइंट P पे है। सिमिलरली जब पार्टिकल सपोज करो कि एक रास्ते से ऐसे करके आया पॉइंट Q तक, तो फिर आप Q तक के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे। तो ये हो गया आपको OQ और इसका वैल्यू हो गया R डैश, सपोज करो कि टाइम T डैश पे आया है, तो ये हो गया। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, देखो ये हो गया आपको, यदि ये R मानते हो तो PRQ हो गया पाथ लेंथ हो गया या फिर डिस्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीन्स कि उसमें कोई एक डायरेक्शन भी होगा और एक मैग्नीट्यूड भी होगा। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना वो इस लेंथ से दिखा रहा है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या बता रहा है, फ्रॉम P टू Q। सो डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू PQ वेक्टर, मीन्स की डायरेक्शन है फ्रॉम P टू Q और मैग्नीट्यूड इसके जो वेक्टर लाइन है उससे आपको डिनोट होता है और इसका वैल्यू होगा OQ माइनस OP, ठीक है। मीन्स कि फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसको आप हमेशा ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मान लेते हैं अलग अलग रास्ते से आया, एक दूसरे ऐसे रास्ते से आया, तब भी जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वो PQ वेक्टर ही होगा। यदि मान लेते हैं कि ऐसे आया फिर ऐसे गया फिर ऐसे गया फिर घूम करके ऐसे आया फिर यहाँ पर आया, तब भी इसका डिस्प्लेसमेंट आपको PQ ही होगा। PQ वेक्टर, चूंकि ये शॉर्ट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। सो पूरा ये पृथ्वी भी घूम करके आ जाएगा ना, तब भी डिस्प्लेसमेंट PQ वेक्टर ही होगा, जिसका वैल्यू होगा वेक्टर R डैश माइनस वेक्टर R। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड होगा इसका मॉड PQ या फिर मॉड R डैश माइनस R और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इज फ्रॉम P टू Q, ठीक है, शॉर्टेस्ट जो पाथ का है। सो आई एम श्योर आप ये समझ गए होंगे। हम लोग सेकंड कंसेप्ट पढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट और है, देखो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आपको डिस्टेंस के छोटा या बराबर हो सकता है। मतलब यदि मान लेते हैं पार्टिकल, सपोज करो कि पार्टिकल यदि इसी रूट से आया, पॉइंट P से Q तक पार्टिकल इसी रूट में आया, तो फिर आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस केस में आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, और इसमें बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। सो डिस्प्लेसमेंट फाइनल में क्या होता है, डिस्टेंस के या तो इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। हम लोग बुक के कंसेप्ट्स को देखते हैं फर्दर। देखो आपके बुक में यही सारी बातें लिखी गई है, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो मैग्नीट्यूड होगा बिकॉज डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आप यदि कंपेयर करना चाहोगे ना तो उसके मैग्नीट्यूड से कंपेयर कर सकते हो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वो उसमें आपको डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। So magnitude of displacement is either less or equal to the path length of an object between two points. So ये सब हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे, पिछले चैप्टर को पढ़े थे। अब पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। So आपको मालूम है कि वेक्टर में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है उसमें डायरेक्शन और दूसरा होता है उसका मैग्नीट्यूड। So कोई चीज़ यदि आपको दो चीज़ों से मिलकर बना है और इक्वालिटी बोलोगे तो तभी होगा ना जब उसका दोनों चीज़ में इक्वालिटी आएगा। मीन्स कि डायरेक्शन में भी इक्वालिटी आना चाहिए और मैग्नीट्यूड में भी इक्वालिटी आना चाहिए। सो टू वेक्टर्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ
and only if they have same magnitude and same direction. ठीक है, सो सपोज करो कि वेक्टर ए एंड बी है, सो इसका आपको डायरेक्शन और इसका इक्वालिटी चेक करना है। जैसे ये वेक्टर है, इन दोनों का इक्वालिटी चेक करना है, तो आप क्या करोगे ना, इसके टेल को उठाकर इसके टेल पर रख दोगे, इसको पकड़ के उठाओगे, इसके ऊपर डाल दोगे। सो देखोगे कि इसका टेल इसके टेल से मिल गया, इसका हेड इसके हेड से मिल गया, इसका पूरा बॉडी इसके पूरे बॉडी से मिल गया, मीन्स कि एक दूसरे को ढक लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ वेक्टर्स आर इक्वल, ढकने पर क्यों बोथ वेक्टर्स इक्वल हो गया, बिकॉज डायरेक्शन सेम है, तभी तो एक ही तरफ वो पॉइंट आउट कर रहा है और मैग्नीट्यूड उसके लेंथ से दिखाता है। सो यदि मैग्नीट्यूड सेम होगा तब लेंथ एकदम एक दूसरे के बराबर होगा, तो वो ढक लेगा। लेकिन यदि मैग्नीट्यूड सेम रहा, देखो इसमें मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक ही तरफ नहीं है, पैरेलल नहीं है। देखो दो वेक्टर इक्वल होगा यदि वो दोनों वेक्टर क्या होगा, इन सेम डायरेक्शन को क्या बोलोगे, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन मीन्स ये भी ये डायरेक्शन में है और ये भी इसी डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर यदि इसके टेल को उठा के इसके ऊपर रखोगे ना, तो इसको उठा के तो ये ना ऐसा कुछ बना देगा, मीन्स कि हेड नहीं मिला एक दूसरे से। तो हेड नहीं मिलेगा मीन्स कि डायरेक्शन नहीं मिला, और डायरेक्शन नहीं मिलेगा तो बोथ वेक्टर क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। सो ये वेक्टर इक्वल नहीं है, ये वेक्टर इक्वल है। सो आप देखो इसमें फिगर में दिया गया है, वेक्टर ए डैश एंड बी डैश हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट दे आर नॉट इक्वल बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। इवन वी शिफ्ट बी डैश पैरेलल टू इटसेल्फ सो दैट इट्स टेल क्यू डैश कॉन्साइड विद द टेल ओ डैश। इसका टिप जो है ना, हेड, वो कॉन्साइड नहीं हो रहा है। सो मेरे ख्याल में आपको इक्वालिटी ऑफ वेक्टर समझ गए। इसमें एक चीज़ और है, कभी कभी क्या होता है ना कि एक वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे दे देता है, जैसे मान लो वेक्टर OP है या A से दिखा दिए और B वेक्टर को ऐसे दिखा दिया। ठीक है, इसको मान लो कि आप ये OQ मान लो, या O नहीं मान लो, O डैश Q डैश मान लो। तो क्या ये दोनों वेक्टर का आपको क्या है, पैरेलल में है, तो आपको लगेगा कि पैरेलल में है, बट एग्जैक्टली पैरेलल में नहीं है, दे आर एंटी पैरेलल। क्या है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। मीन्स कि देखने में तो पैरेलल लग रहा है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इसका हेड नीचे की तरफ है और इसका हेड ऊपर की तरफ है। मीन्स कि आप इसके टेल को इसको उठा करके रखना चाहोगे ना, तो टेल को इसके टेल से और हेड को इसके हेड से कॉन्साइड नहीं कर पाओगे। सो मेरे ख्याल में इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये सब कोई कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ रियल नंबर। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।